इस उपदेश में आदरणीय अजान चाह हमें यह गहराई से समझाते हैं कि विनय केवल बाहरी नियमों को रटने की कोई किताब नहीं है, बल्कि यह हमारे माइंड को ट्रेन करने का एक प्रैक्टिकल टूल है। वह बताते हैं कि बिना प्रैक्टिस के केवल थ्योरी का ज्ञान होना व्यर्थ है। अजान चाह के अनुसार विनय का असली सार हमारा इंटेंशन है। अगर एक मेडिटेटर के पास सही सती और रिस्ट्रेंट है, तो उसे हर छोटी बात पर उलझकर शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनावश्यक शंका केवल दुख पैदा करती है। विनय का अल्टीमेट पर्पस हमें बोझिल करना नहीं है, बल्कि हमारे डिफाइलमेंट्स को कम करना, हमें कम में संतुष्ट रहना सिखाना और धम्म के रास्ते पर सही अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ाना है। आए हम इसे सुने। डॉन अंडरस्टैंडिंग विनाया। हमारी यह प्रैक्टिस आसान नहीं है। हम कुछ बातें जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। उदाहरण के लिए, जब हम ऐसे उपदेश सुनते हैं जैसे शरीर को जानो, फिर शरीर के भीतर शरीर को जानो, या माइंड को जानो, फिर माइंड के भीतर माइंड को जानो, अगर हमने अभी तक इन बातों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उन्हें सुनकर हम कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं। विनय भी ऐसा ही है। अतीत में मैं एक शिक्षक हुआ करता था, लेकिन मैं केवल एक छोटा शिक्षक था, कोई बड़ा नहीं। मैं एक छोटा शिक्षक क्यों कहता हूं? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैंने विनय सिखाया, लेकिन मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। इसे मैं एक छोटा शिक्षक, एक इंफीरियर शिक्षक कहता हूं। मैं इन्फीरियर शिक्षक इसलिए कहता हूं क्योंकि जब प्रैक्टिस की बात आती थी तो मुझ में कमी थी। ज्यादातर मेरी प्रैक्टिस थ्योरी से बहुत दूर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने विनय सीखा ही ना हो। हालांकि मैं यह बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल टर्म्स में विनय को पूरी तरह से जानना असंभव है, क्योंकि कुछ चीजें, चाहे हम उन्हें जाने या न जाने, फिर भी अपराध हैं। ये ट्रिकी है। और फिर भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि अगर हम अभी तक किसी विशेष ट्रेनिंग रूल या उपदेश को नहीं समझते हैं, तो हमें उस नियम को उत्साह और सम्मान के साथ स्टडी करना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं, तो हमें सीखने का एफर्ट करना चाहिए। अगर हम एफर्ट नहीं करते हैं, तो वह अपने आप में एक अपराध है। उदाहरण के लिए, अगर आपको शंका है, मान लीजिए कि वहां एक महिला है, और यह जाने बिना कि वह महिला है या पुरुष, आप उसे टच करते हैं। आप श्योर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं और टच करते हैं। वह फिर भी गलत है। मैं सोचता था कि वह गलत क्यों होना चाहिए, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस पर विचार किया, तो मैंने महसूस किया कि एक मेडिटेटर के पास सती होनी चाहिए। उसे सरकमस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे बात कर रहे हों, टच कर रहे हों, या चीजें पकड़ रहे हों, उसे पहले गहराई से विचार करना चाहिए। इस मामले में गलती यह है कि उस समय कोई सती नहीं है, या अपर्याप्त सती है, या कंसर्न की कमी है। एक और उदाहरण लीजिए। सुबह के केवल 11 बजे हैं, लेकिन उस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं। हम सूरज नहीं देख सकते हैं, और हमारे पास घड़ी नहीं है। अब मान लीजिए कि हम अनुमान लगाते हैं कि शायद दोपहर हो गई है। हम सच में फील करते हैं कि दोपहर हो गई है, और फिर भी हम कुछ खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम खाना शुरू करते हैं, और फिर बादल छंट जाते हैं, और हम सूरज की स्थिति से देखते हैं कि 11 ही बजे हैं। यह अभी भी एक अपराध है। मैं सोचता था, अरे, अभी दोपहर नहीं बीती है। यह अपराध क्यों है? यहाँ नेग्लिजेंस, असावधानी के कारण अपराध होता है। हम गहराई से विचार नहीं करते। यहाँ रिस्ट्रेंट की कमी है। अगर कोई शंका है और हम शंका पर काम करते हैं, तो शंका के बावजूद काम करने के लिए ही एक दुक्कट अपराध है। हम सोचते हैं कि दोपहर हो गई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। खाने का काम अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन यहाँ एक अपराध है, क्योंकि हम लापरवाह और नेग्लिजेंट हैं। अगर वास्तव में दोपहर है लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं है, तो यह भारी पाचित्य अपराध है। अगर हम शंका के साथ काम करते हैं, चाहे काम गलत हो या नहीं, हम फिर भी अपराध करते हैं। अगर काम अपने आप में गलत नहीं है, तो यह छोटा अपराध है। अगर यह गलत है, तो भारी अपराध होता है। इसलिए विनय काफी उलझाने वाला हो सकता है। एक बार मैं आदरणीय अजान मुन से मिलने गया। उस समय मैंने बस प्रैक्टिस शुरू ही की थी।
मैंने पुब्बसिक्खा पढ़ी थी और उसे काफी अच्छी तरह समझ सकता था। फिर मैंने विशुद्धिमग्ग पढ़ना शुरू किया, जहां लेखक सील निर्देश, समाधि निर्देश और पन्ना निर्देश के बारे में लिखते हैं। मुझे फील हुआ कि मेरा सिर फटने वाला है। उसे पढ़ने के बाद मुझे फील हुआ कि इसकी प्रैक्टिस करना किसी इंसान की क्षमता के बाहर है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तथागत ऐसा कुछ नहीं सिखाएंगे जिसकी प्रैक्टिस करना असंभव हो। वह इसे नहीं सिखाते और वह इसकी घोषणा नहीं करते, क्योंकि वे चीजें न तो उनके लिए और न ही दूसरों के लिए उपयोगी होंगी। सील निर्देश बहुत ही डिटेल्ड है, समाधि निर्देश उससे भी ज्यादा, और पंजा निर्देश तो और भी ज्यादा। मैं बैठ गया और सोचने लगा, खैर मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आगे कोई रास्ता नहीं है। ऐसा लगा जैसे मैं एक डेड एंड पर पहुंच गया हूं। इस लेवल पर मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ संघर्ष कर रहा था। मैं अटक गया था। ऐसा हुआ कि मुझे आदरणीय अजान मुन से मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा, आदरणीय अजान, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, लेकिन मुझे अभी भी सही रास्ता नहीं पता। मुझे इतनी शंकाएं हैं कि मुझे प्रैक्टिस में कोई आधार ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैंने विशुद्धिमग्ग उठाई और उसे पढ़ा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना असंभव लगता है। सील निर्देश, समाधि निर्देश और पंजा निर्देश की बातें पूरी तरह से अव्यावहारिक लगती हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा है जो इसे कर सके। यह इतना डिटेल्ड और मेटिकुलस है। हर एक नियम को याद करना असंभव होगा, यह मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने मुझसे कहा, आदरणीय, बहुत कुछ है, यह सच है, लेकिन वास्तव में यह बहुत थोड़ा है। अगर हम सील निर्देश के हर एक नियम को ध्यान में रखें तो यह मुश्किल होगा। सच है, लेकिन वास्तव में जिसे हम सील निर्देश कहते हैं, वह इंसान के माइंड से ही विकसित हुआ है। अगर हम इस माइंड को गलत काम करने के प्रति शर्म और डर महसूस करने के लिए ट्रेन करते हैं, तो हम रिस्ट्रेंट में रहेंगे, हम कॉशियस रहेंगे। ये हमें कम में संतुष्ट रहने, कम इच्छाएं रखने की स्थिति में लाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों की देखभाल नहीं कर सकते। जब ऐसा होता है, तो हमारी सती और मजबूत हो जाती है। हम हर समय सती बनाए रखने में सक्षम होंगे। हम जहां भी होंगे, हम पूरी तरह सती बनाए रखने का एफर्ट करेंगे। सावधानी विकसित होगी। जिस भी बात पर आपको शंका हो, उसे न कहें, उस पर काम न करें। अगर कोई ऐसी बात है जो आप नहीं समझते हैं, तो शिक्षक से पूछें। हर एक नियम की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना वास्तव में बर्डनसम होगा, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या हम उन्हें स्वीकार करते हैं? यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह इतना जरूरी नहीं है कि हमें हर एक नियम पता होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि अपने खुद के माइंड को कैसे ट्रेन करना है, वह सब कुछ जो आप पढ़ रहे हैं, वह माइंड से ही उत्पन्न होता है। अगर आपने अभी भी अपने माइंड को संवेदनशीलता और क्लैरिटी रखने के लिए तैयार नहीं किया है, तो आपको हर समय शंका होती रहेगी। आपको भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपने माइंड में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने माइंड में कंपोजर रहें। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जिस पर आपको शंका है, उसे बस छोड़ दें। अगर आप वास्तव में श्योर नहीं हैं, तो उसे न कहें और न ही करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं, क्या यह गलत है या नहीं, यानी आप वास्तव में श्योर नहीं हैं, तो उसे न कहें, उस पर काम न करें, अपने रेस्ट्रेंट को न छोड़ें। जब मैं बैठा और सुन रहा था, तो मैंने विचार किया कि यह उपदेश तथागत के सच्चे उपदेश को मापने के 8 तरीकों के अनुरूप है। कोई भी उपदेश जो डिफाइलमेंट्स को कम करने की बात करता है, जो दुख से बाहर ले जाता है, जो त्याग की बात करता है, कम में संतोष की, विनम्रता और स्टेटस में अरुचि की, एलूफनेस और सिक्लूजन की, डिलिजेंट एफर्ट की, और जिसे मेंटेन करना आसान हो, ये 8 गुण सच्चे धम्म विनय भगवान बुद्ध के उपदेश की विशेषताएं हैं। जो कुछ भी इनके विपरीत है, वह नहीं है। अगर हम वास्तव में सिंसियर हैं, तो हम में गलत काम करने के प्रति शर्म और डर की भावना होगी। हम जानेंगे कि अगर हमारे माइंड में शंका है, तो हम उस पर काम नहीं करेंगे और न ही उस पर बात करेंगे। सील निर्देश केवल शब्द हैं।
उदाहरण के लिए, किताबों में हिरी और तप एक बात है, लेकिन हमारे माइंड में यह कुछ और ही है। आदरणीय अजान मुन के साथ विनय का अध्ययन करते हुए मैंने कई चीजें सीखी। जब मैं बैठा और सुन रहा था, तो समझ उत्पन्न हुई। इसलिए जब विनय की बात आती है, तो मैंने काफी अध्ययन किया है। बारिश के रिट्रीट के दौरान कुछ दिन मैं शाम 6 बजे से सुबह तक अध्ययन करता था। मैं इसे पर्याप्त रूप से समझता हूँ। आपत्ति के सभी फैक्टर्स जो पुबसिक्खा में शामिल हैं, मैंने उन्हें एक नोटबुक में लिखा और अपने बैग में रखा। मैंने वास्तव में इसमें एफर्ट डाला, लेकिन बाद के समय में मैंने धीरे धीरे इसे छोड़ दिया। ये बहुत ज्यादा था। मुझे नहीं पता था कि एसेंस क्या था और ट्रिमिंग क्या थी। मैंने बस सब कुछ ले लिया था। जब मैं पूरी तरह से समझ गया तो मैंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि यह बहुत भारी था। मैंने बस अपना अटेंशन अपने खुद के माइंड में लगाया और धीरे धीरे ग्रंथों को दूर कर दिया। हालांकि जब मैं यहाँ मंक्स को सिखाता हूँ, तो मैं अभी भी पुब्बा सिक्खा को अपना स्टैंडर्ड मानता हूँ। यहाँ वटपा पोंग में कई सालों तक मैं खुद ही इसे सभा के लिए पढ़ता था। उन दिनों में मैं धम्मासन पर चढ़ता था और कम से कम 11 बजे या आधी रात तक, कुछ दिन तो सुबह के 1 या 2 बजे तक चलता रहता था। हमें इंटरेस्ट था और हमने ट्रेन किया। विनय पढ़ने के बाद हम जाते और विचार करते कि हमने क्या सुना था। आप विनय को सिर्फ सुनकर वास्तव में नहीं समझ सकते। इसे सुनने के बाद आपको इसकी जांच करनी चाहिए और इसमें गहराई तक जाना चाहिए। भले ही मैंने कई सालों तक इन चीजों का अध्ययन किया, फिर भी मेरा ज्ञान पूरा नहीं था, क्योंकि ग्रंथों में बहुत सी अस्पष्टताएं थीं। अब जब मुझे किताबें देखे हुए बहुत समय हो गया है, तो विभिन्न नियमों की मेरी याददाश्त कुछ हद तक धुंधली हो गई है, लेकिन मेरे माइंड के भीतर कोई कमी नहीं है। वहां एक स्टैंडर्ड है, कोई शंका नहीं है, समझ है। मैंने किताबों को दूर रख दिया और अपने खुद के माइंड को विकसित करने पर फोकस किया। मुझे किसी भी नियम के बारे में शंका नहीं है। माइंड में नैतिकता के प्रति सम्मान है। ये कभी भी कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे अकेले में या दूसरों के सामने। मैं जानवरों को नहीं मारता, छोटे जानवरों को भी नहीं। अगर कोई मुझसे जानबूझकर एक चींटी या दीमक को मारने के लिए कहे, उसे अपने हाथ से कुचलने के लिए कहे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, भले ही वे मुझे ऐसा करने के लिए हजारों बाँट की पेशकश करें। एक चींटी या दीमक भी नहीं। चींटी का जीवन मेरे लिए बहुत अधिक मूल्यवान होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मेरे कारण कोई मर जाए, जैसे कि जब कोई चीज मेरे पैर पर चढ़ती है और मैं उसे झटक देता हूं। शायद वह मर जाए, लेकिन जब मैं अपने माइंड में देखता हूं, तो अपराध बोध की कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई वेवरिंग या शंका नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई इंटेंशन नहीं था। चेतना हम भिक्खवे सीलम वदामी। इंटेंशन ही मॉरल ट्रेनिंग का सार है। इस तरह से देखने पर मैं पाता हूं कि जानबूझकर कोई हत्या नहीं की गई थी। कभी कभी चलते समय मैं किसी कीड़े पर पैर रख सकता हूं और वह मर सकता है। अतीत में जब मैं वास्तव में नहीं समझता था, तो मैं ऐसी चीजों को लेकर बहुत दुख सहता था। मैं सोचता था कि मैंने कोई अपराध कर दिया है। क्या? कोई इंटेंशन नहीं था। कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं पर्याप्त सावधान नहीं था। मैं इस तरह सोचता रहता, परेशान होता और चिंता करता रहता। तो यह विनय कुछ ऐसा है जो धम्म की प्रैक्टिस करने वालों को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन इसका अपना मूल्य भी है। जैसा कि शिक्षक कहते हैं, जो भी नियम आप अभी तक नहीं जानते हैं, उन्हें आपको सीखना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो जानते हैं। वे वास्तव में इस पर जोर देते हैं। अब अगर हम नियमों को नहीं जानते हैं, तो हम उनके खिलाफ अपने ट्रांसग्रेशंस के प्रति अवेयर नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अतीत के एक आदरणीय थेर लोबुरी प्रांत के वटका वोंगोट के अजान पोव को लें। एक दिन उनके एक शिष्य, एक उनके साथ बैठे थे। तभी कुछ महिलाएं आईं और उन्होंने पूछा, लुआंग पोर, हम आपको अपने साथ एक यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, क्या आप चलेंगे? लुआंगपोर पोव ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास बैठे ने सोचा कि आदरणीय अजान पोव ने सुना नहीं है,
इसलिए उन्होंने कहा, लुआंगपोर, लुआंगपोर, क्या आपने सुना? इन महिलाओं ने आपको यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, मैंने सुना। महिलाओं ने फिर पूछा, लुआंगपोर, आप जा रहे हैं या नहीं? वह बिना कोई जवाब दिए बस वहीं बैठे रहे और इसलिए निमंत्रण का कुछ नहीं हुआ। जब वे चली गईं, तो मां ने कहा, लुआंगपोर, आपने उन महिलाओं को जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, अरे मां, क्या आप यह नियम नहीं जानते? जो लोग अभी यहां थे वे सभी महिलाएं थीं। अगर महिलाएं आपको अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हैं, तो आपको कंसेंट नहीं देना चाहिए। अगर वे खुद व्यवस्था करती हैं, तो ठीक है। अगर मैं जाना चाहता हूं तो मैं जा सकता हूं, क्योंकि मैंने व्यवस्था करने में हिस्सा नहीं लिया था। वहां बैठे और उन्होंने सोचा, अरे, मैंने तो सच में खुद को मूर्ख बना लिया है। विनय कहता है कि महिलाओं के साथ अरेंजमेंट करना और फिर उनके साथ यात्रा करना, भले ही यह एक जोड़े के रूप में न हो, एक पाचित्य अपराध है। एक और मामला लीजिए। गृहस्थ आदरणीय अजान पो को एक थाली में पैसे चढ़ाने के लिए लाते थे। वह अपना रिसीविंग क्लॉथ फैलाते, उसे एक सिरे से पकड़ते, लेकिन जब वे थाली को कपड़े पर रखने के लिए आगे लाते, तो वह कपड़े से अपना हाथ हटा लेते। फिर वह पैसे को वहीं छोड़ देते जहां वह रखा था। वह जानते थे कि पैसा वहां है, लेकिन वह उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। बस उठते और चले जाते, क्योंकि विनय में कहा गया है कि अगर कोई पैसे के लिए सहमत नहीं है, तो गृहस्थों को इसे चढ़ाने से मना करना जरूरी नहीं है। अगर उनके मन में इसके लिए चाहत होती, तो उन्हें कहना पड़ता, गृहस्थ, यह एक मंक के लिए अलाउबल नहीं है। उन्हें उन्हें बताना पड़ता। अगर आपके मन में इसके लिए चाहत है, तो आपको उन्हें वह चीज चढ़ाने से मना करना होगा जो अलाउबल नहीं है। हालांकि अगर आपके मन में वास्तव में इसके लिए कोई चाहत नहीं है, तो यह जरूरी नहीं है। आप बस इसे वहीं छोड़ दें और चले जाएं। हालांकि अजान और उनके शिष्य कई सालों तक एक साथ रहे, फिर भी उनके कुछ शिष्य अजान पो की प्रैक्टिस को नहीं समझ पाए। यह एक खराब सिचुएशन है। जहां तक मेरी बात है, मैंने आदरणीय अजान पोव की प्रैक्टिस के कई फाइनर पॉइंट्स पर गौर किया और विचार किया। विनय कुछ लोगों को डिसरोब करने पर भी मजबूर कर सकता है। जब वे इसका अध्ययन करते हैं, तो सभी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। यह सीधा अतीत में वापस चला जाता है। क्या मेरी ऑर्डिनेशन प्रॉपर थी? क्या मेरे प्रिसेप्टर शुद्ध थे? मेरी ऑर्डिनेशन में बैठे मंक्स में से किसी को भी विनय के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या वे प्रॉपर दूरी पर बैठे थे? क्या मंत्रोच्चार सही था? शंकाएं आती ही रहती हैं। जिस हॉल में मैंने ऑर्डेन किया था, क्या वह प्रॉपर था? वह इतना छोटा था। वे हर चीज पर शंका करते हैं और नरक में गिर जाते हैं। इसीलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि अपने माइंड को कैसे ग्राउंड करना है, यह वास्तव में मुश्किल है। आपको बहुत कूल रहना होगा। आप बस चीजों में कूद नहीं सकते, लेकिन इतना कूल होना कि आप चीजों को देखने की परवाह ही ना करें, यह भी गलत है। मैं इतना कंफ्यूज था कि मैंने लगभग संन्यास छोड़ ही दिया था, क्योंकि मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस और अपने कुछ शिक्षकों की प्रैक्टिस में बहुत सी गलतियां देखी थीं। मैं आग में जल रहा था और उन शंकाओं के कारण सो नहीं पाता था। जितनी मुझे शंका हुई, उतना ही मैंने मेडिटेशन किया, उतनी ही मैंने प्रैक्टिस की। जहां भी शंका उत्पन्न हुई, मैंने प्रैक्टिस की, उस जहर को लें। जब हम क्लियरली उसमें नुकसान देखते हैं, तो उसे छोड़ना मुश्किल नहीं है। चढ़ावे के रूप में लाए गए भोजन और मील्स के संबंध में अगर मुझे उन पर शंका होती, तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट या रिफाइंड क्यों ना हो, मैं उसे नहीं खाता। एक सिंपल उदाहरण लीजिए, जैसे कच्ची अचार वाली मछली। मान लीजिए कि आप एक जंगल में रह रहे हैं और आप ऑल्म्स राउंड पर जाते हैं और आपको केवल चावल और पत्तों में लिपटी कुछ अचार वाली मछली मिलती है। जब आप अपने निवास पर लौटते हैं और पैकेट खोलते हैं, तो आप पाते हैं कि यह कच्ची अचार वाली मछली है। बस इसे फेंक दें। नियमों का उल्लंघन करने से सादा चावल खाना बेहतर है। इससे पहले कि आप यह कह सकें कि आप वास्तव में समझते हैं, इसे ऐसा ही होना चाहिए,
फिर विनय सिंपलर हो जाता है। अगर दूसरे मंक्स मुझे रिक्विजिट्स देना चाहते थे, जैसे बोल, रेजर या जो कुछ भी, तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता था, जब तक कि मैं उन्हें विनय के समान स्टैंडर्ड वाले साथी अभ्यासियों के रूप में नहीं जानता था। क्यों नहीं? आप किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो अनरिस्ट्रेन्ड है? वे हर तरह के काम कर सकते हैं। अनरिस्ट्रेन्ड मंक्स विनय का मूल्य नहीं देखते, इसलिए यह संभव है कि उन्होंने वे चीजें इम्प्रॉपर तरीकों से हासिल की हों। मैं इतना स्क्रूपुलस था। नतीजतन मेरे कुछ साथी मंक्स मुझे तिरछी नजर से देखते थे। वह सोशलाइज नहीं करता, वह मिक्स नहीं होगा। मैं अनमूव्ड था। जरूर, हम तब मिक्स हो सकते हैं जब हम मरेंगे। जब मौत की बात आती है तो हम सब एक ही नाव में होते हैं, मैंने सोचा। मैं एंड्योरेंस के साथ रहा। मैं वह था जो कम बोलता था। अगर दूसरे मेरी प्रैक्टिस की आलोचना करते थे तो मैं अनमूव्ड रहता था। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन्हें समझाता भी तो वे समझ नहीं पाते। वे प्रैक्टिस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जैसे वे समय जब मुझे किसी अंतिम संस्कार के समारोह में आमंत्रित किया जाता था और कोई कहता था, उसकी मत सुनो, बस उसके बैग में पैसे डाल दो और इसके बारे में कुछ मत कहो, उसे पता मत चलने दो। मैं कहता था, अरे, क्या आपको लगता है कि मैं मर गया हूं या कुछ और? सिर्फ इसलिए कि कोई अल्कोहल को परफ्यूम कहता है, वह परफ्यूम नहीं बन जाता, आप जानते हैं। लेकिन आप लोग, जब आप अल्कोहल पीना चाहते हैं तो उसे परफ्यूम कहते हैं, फिर आगे बढ़कर पीते हैं। आप पागल होंगे। तो विनय मुश्किल हो सकता है। आपको कम में संतोष रखना होगा, एलूफ रहना होगा। आपको देखना होगा और सही देखना होगा। एक बार जब मैं सराबुरी से यात्रा कर रहा था, मेरा ग्रुप कुछ समय के लिए एक गांव के मंदिर में रुका। वहां के एबट की सीनियरिटी लगभग मेरे जितनी ही थी। सुबह हम सब एक साथ आर्म्स राउंड पर जाते थे, फिर वापस मोनेस्ट्री आते थे और अपने बोल्स नीचे रख देते थे। इसके बाद गृहस्थ हॉल में भोजन के बर्तन लाते और उन्हें नीचे रख देते। फिर मंक्स जाकर उन्हें उठाते, खोलते और औपचारिक रूप से पेश किए जाने के लिए एक लाइन में लगाते। एक मंक दूसरे सिरे पर बर्तन पर अपना हाथ रख देता और बस उसके साथ मंक्स उन्हें ले आते और खाने के लिए बांट देते। उस समय लगभग 5 मंक्स मेरे साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने भी उस भोजन को हाथ नहीं लगाया। आर्म्स राउंड पर हमें जो कुछ मिला वह केवल सादा चावल था, इसलिए हम उनके साथ बैठे और सादा चावल खाया। हम में से किसी ने उन बर्तनों का भोजन खाने की हिम्मत नहीं की। यह काफी दिनों तक चलता रहा, जब तक कि मुझे यह सेंस नहीं होने लगा कि एबट हमारे व्यवहार से डिस्टर्ब थे। उनके एक मंक ने शायद उनके पास जाकर कहा होगा, वे आने वाले मंक्स कोई भी भोजन नहीं खाएंगे। मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। इस तरह प्रैक्टिस करना बंद ना करें। बिल्कुल नहीं। मैं बस आपको अपने नेक इरादों के बारे बारे में बताना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए यहाँ कुछ और दिनों तक रुकना जरूरी होगा। उन्होंने अपने हाथ अंजलि में उठाए। साधु, बहुत बढ़िया। मैंने सराबुरी में अभी तक ऐसा कोई मंक नहीं देखा जो माइनर रूल्स का पालन करता हो। इन दिनों ऐसे कोई नहीं मिलते। अगर अभी भी ऐसे मंक्स हैं तो उन्हें सराबुरी के बाहर रहना चाहिए। मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत अच्छा है। अगली सुबह जब हम आर्म्स राउंड से वापस आए तो मंक्स में से कोई भी उन बर्तनों के पास नहीं गया। गृहस्थों ने खुद उन्हें छांटा और पेश किया, क्योंकि वे डरते थे कि मंक्स नहीं खाएंगे। उस दिन के बाद से वहां के मंक्स और नोविसेस वास्तव में सहमे हुए लग रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें चीजें समझाने की कोशिश की ताकि उनका माइंड शांत हो सके। मुझे लगता है कि वे हमसे डरे हुए थे। वे बस अपने कमरों में चले गए और खुद को सन्नाटे में बंद कर लिया। 2 या 3 दिनों तक मैंने उन्हें सहज महसूस कराने की कोशिश की, क्योंकि वे बहुत शर्मिंदा थे। वास्तव में मुझे उनके खिलाफ कुछ नहीं था। मैंने ऐसी बातें नहीं कहीं जैसे भोजन पर्याप्त नहीं है या वाह या वह भोजन लाओ। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने पहले फास्ट किया था, कभी कभी 7 या 8 दिनों तक। यहाँ मेरे पास सादा चावल था। मुझे पता था कि मैं मरूंगा नहीं। जहां से मुझे अपनी शक्ति मिली
वह प्रैक्टिस थी, अध्ययन करने और तदनुसार प्रैक्टिस करने से। मैंने भगवान बुद्ध को अपना उदाहरण माना। मैं जहां भी गया, दूसरों ने जो कुछ भी किया, मैंने खुद को शामिल नहीं किया। मैंने खुद को पूरी तरह प्रैक्टिस के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी परवाह थी, मुझे प्रैक्टिस की परवाह थी। जो विनय का पालन नहीं करते या मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते और जो प्रैक्टिस करते हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते। उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। मैं खुद अतीत में इसे नहीं समझता था। एक शिक्षक के रूप में मैंने दूसरों को सिखाया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की। यह वास्तव में बुरा है। जब मैंने इसे गहराई से देखा तो मेरी प्रैक्टिस और मेरा ज्ञान धरती और आसमान जितने दूर थे। इसलिए जो लोग जंगल में मेडिटेशन सेंटर्स स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा ना करें। अगर आप अभी तक वास्तव में नहीं जानते हैं, तो कोशिश करने की जहमत ना उठाएं। आप केवल गंदगी फैलाएंगे। कुछ मंक सोचते हैं कि जंगल में रहने जाकर उन्हें शांति मिलेगी, लेकिन वे अभी भी प्रैक्टिस की अनिवार्यताओं को नहीं समझते हैं। वे खुद के लिए घास काटते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। जो वास्तव में प्रैक्टिस को जानते हैं, वे ऐसी जगहों में रुचि नहीं रखते। वे फल फूल नहीं पाएंगे। इस तरह करने से प्रगति नहीं होगी। जंगल चाहे कितना भी शांतिपूर्ण क्यों ना हो, अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं, तो आप प्रगति नहीं कर सकते। वे फॉरेस्ट मंक्स को जंगल में रहते हुए देखते हैं और उनकी तरह जंगल में रहने चले जाते हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है। रोब्स एक जैसे नहीं हैं, खाने की आदतें एक जैसी नहीं हैं, सब कुछ अलग है। यानी वे खुद को ट्रेन नहीं करते, वे प्रैक्टिस नहीं करते। जगह बर्बाद हो जाती है। ये वास्तव में काम नहीं करता। अगर ये काम करता भी है, तो ये केवल दिखावा करने या प्रचार करने के स्थान के रूप में काम करता है, बिल्कुल एक मेडिसिन शो की तरह। ये उससे आगे नहीं जाता। जिन्होंने केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की है और फिर दूसरों को सिखाने जाते हैं, वे अभी पके नहीं हैं। वे वास्तव में नहीं समझते हैं। थोड़े ही समय में वे हार मान लेते हैं और सब बिखर जाता है। ये बस परेशानी लाता है। तो हमें कुछ हद तक अध्ययन करना चाहिए। नवगोवाद को देखें, वह क्या कहता है। इसका अध्ययन करें, इसे याद करें, जब तक कि आप समझ न जाएं। समय समय पर अपने शिक्षक से फाइनर पॉइंट्स के बारे में पूछें, वह उन्हें समझाएंगे। इस तरह अध्ययन करें जब तक कि आप वास्तव में विनय को समझ न जाएं।